आजादी का आंदोलन नहीं था। वह तो आर्य ब्राह्मणों के वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये उनके आजादी का आंदोलन था। साथियों, जब सब्जेक्ट के पम्पलेट हमने डिजाइन किए, प्रिंट किए और लोगों में वितरित करना शुरू किया, लोगों ने वितरण करने का कार्य शुरू किया। बहुत से लोगों के हाथों में जब ये पम्पलेट पहुंचा तो लोगों को बड़ा अजीब लगा। लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगी और ये प्रतिक्रिया होने लगी कि वामसेप के लोग पता नहीं ऐसे विषय रखते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते। आजादी का आंदोलन नहीं था। लोगों की ये प्रतिक्रिया, ये हमारे लिए सोचने का विषय है, ये हमारे लिए चिंतन का विषय है कि जो विषय हमने रखा वो कितना जरूरी था। ये इसका गवाह, ये इसका एविडेंस है। आजादी का आंदोलन नहीं था। ये आर्य ब्राह्मणों के हमारे ऊपर वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन था। 54 साल के आजादी में उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने का कार्यक्रम किया। ये उनके अपने आजादी का आंदोलन था, वो इससे आजाद हुए। हम आजाद नहीं हुए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम आजाद नहीं हुए। आजादी हमारे लिए एक अफवाह है। आजादी हमारे लिए एक अफवाह है, परंतु ये बात जो मुझे समझ में आई कि आजादी हमारे लिए एक अफवाह है, ये हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को, लार्ज स्केल क्राउड को मालूम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर के सामने, प्राचीर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाता है और हर साल आजादी का बड़ा जश्न मनाया जाता है। तो इसलिए नहीं मनाया जाता कि ये देश आजाद हुआ, हम आजाद हुए, इसलिए नहीं मनाया जाता। या जो लोग आजाद हुए वो अपने आजादी का जश्न मनाना चाहते हैं, इसलिए भी वो जश्न नहीं होता। वो जश्न इसलिए होता है कि अगर वो जश्न लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाता टीवी के सामने, अगर वो ऐसा नहीं किया जाता तो ये मानने का आधार था। जब ये लाइव टेलीकास्ट होता है तो सारे देश में सारे लोग जो है अपना सारा काम धंधा छोड़कर वो कार्यक्रम देखते हैं कि हम आजाद हुए हैं। वो लोग देखते हैं हम आजाद हुए हैं। ये कार्यक्रम करने वाले जो लोग हैं उनको आशंका है कि कहीं जो आजाद नहीं हुए उनको ये एहसास न हो जाए कि वो आजाद ना हुए। जो आजाद नहीं हुए उनको कहीं एहसास ना हो कि वो आजाद नहीं हुए। अगर ऐसा एहसास हुआ तो वो अपने आजादी का आंदोलन शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये एहसास ना हो, इसलिए वो हर साल लाल किले के प्राचीर के सामने आजादी का बड़ा जश्न करते हैं, ताकि आप कहीं भूल ना जाए कि अब आजाद हुए। कहीं आप भूल न जाए कि आप आजाद हुए।
अगर आप भूल गए कि आप आजाद हुए तो बहुत बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि अगर आप आजाद नहीं हुए, ऐसा आपको मालूम हुआ, तो उनके लिए बवाल खड़ा हो जाएगा। तो आप आजाद हुए इस बात का वो हर साल कार्यक्रम करके एहसास कराते रहते हैं कि आप आजाद हुए, आप आजाद हुए, आप आजाद हुए। साल आता है, आजाद हुए, उनको लगता है कि 11 महीने हो गए भाई, कहीं भूल न गए हो? 11 महीने बहुत समय होता है, कहीं भूल न गए हो? फिर याद देते हैं, हाँ भी आजाद हुए। फिर हमारे लोगों को साल भर वो चक्कर साला चलते रहता है, हाँ हाँ आजाद हुए। तो साथियों, ये जो विषय यहां चर्चा के लिए रखा गया है, ये कोई विषय इधर जो हमारे पॉम्पलेट में जितने विषय है ना, ये विषय जो इस देश में आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए लोगों को तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार होने चाहिए। जैसा हम सोचते हैं, अगर लोगों का सोच हमारे जैसा सोच होगा तो हमारा अपना जो आंदोलन खड़ा होगा उसमें एक सोचने वालों का एक आंदोलन होता है। अगर हमारे लोग अलग सोचते और हम अलग सोचते तो फिर हमारा आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। हमारा सोचना और हमारे लोगों का सोचना एक जैसा होना चाहिए। अगर हमारा सोचना और हमारे लोगों का, हमारे समाज का सोचना अगर एक जैसा नहीं हुआ तो हमारा अपना आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। हमें अपने आजादी का आंदोलन खड़ा करना है। मैं नहीं मानता कि हम आजाद हुए, क्योंकि मैं तो यही मानता हूं कि आजादी हमारे लिए एक अफवाह है। आजादी से हम आजाद नहीं हुए, आजादी से हम आजाद नहीं हुए, आजादी हमारे लिए एक अफवाह है। मैं दूसरे कार्यक्रमों में भी ये उदाहरण देता रहा कि आजादी से हम आजाद नहीं हुए, आजादी तो हमारे लिए एक अफवाह है। और ये बात सिद्ध करने के लिए मैं केवल 2 उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा, जिससे आपको ये एहसास हो, पता हो कि आजादी से हम आजाद नहीं हुए। साथियों, मुझे राजकोट में संविधान स्वर्ण जयंती के संदर्भ में जाने का मौका मिला। मार्च महीने का समय था, तो वहां कुछ लोग मुझे मिलने के लिए आए और मुझे पूछने लगे कि मेश्राम जी, हम आपको कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित करना चाहते हैं। मैंने उनको पूछा कौन सा कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैंने पूछा कौन से लोगों का सामूहिक विवाह है। उन्होंने कहा शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग, जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के जो माँ बाप अपने बेटे और बेटियों की शादी नहीं लगा सकते, उनके लिए समाज ने पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके हम एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम में हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। मैंने उनको पूछा, मैंने उनको बताया, जानकारी मिलते ही मैंने उनको बताया कि अगर ये शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं और इन लोगों के सामूहिक विवाह का आप कार्यक्रम कर रहे हो तो मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं विलिंग नहीं हूं, मैं नहीं आने के लिए तैयार हूं। उन्होंने मुझे आग्रह किया कि आप ये बताना होगा आप क्यों नहीं आना। मैंने उनको बताया कि गुलामी में आजादी के पहले देश 15 अगस्त 1947 को उनके दृष्टि से जो आजाद हुआ, उसके पहले हम गुलाम थे और गरीब थे। हम गुलाम थे और गरीब थे, फिर भी अपने बेटे और बेटियों की इज्जत से शादी करने लायक थे। आप लोगों को अखबारों में शायद पढ़ने के लिए मिलता होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो माँ बाप अपने बेटे बेटियों की शादी नहीं लगा सकते, उनके लिए सरकार ने प्रोविजन किया
कि वो अपने बेटे और बेटियों की शादी कर सके, इसलिए सरकार उनको 2000, 3000 या 5000 रुपया देगी। आजादी के 54 साल बाद सरकारों ने प्रोविजन किया। आजादी के पहले हम गरीब थे, गुलाम थे, कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है कि उस समय सामूहिक विवाह होते थे, नहीं होते थे। लोग गुलाम थे, गरीब थे, फिर भी अपने बेटे और बेटियों की इज्जत से शादी लगाते थे। आजादी मिली, 5 साल हुए, 10 साल हुए, 25 साल हुए, 40 साल हुए, 50 साल हुए, 54 साल हुए। एक चमत्कार हो गया। जो आजादी के पहले गुलाम था, गरीब था, जो आजादी के पहले गुलाम था, गरीब था, फिर भी अपने बेटे और बेटियों की इज्जत से शादी करने लायक था, वो आजादी के 54 साल बाद अपने बेटे और बेटियों की शादी करने लायक ही नहीं रहा। अगर वो लायक रहा होता तो सामूहिक विवाह करने की जरूरत नहीं आन पड़ती। राज्य सरकारों को अपने बेटे बेटियों की शादी कराने के लिए मदद देने की प्लानिंग बनानी नहीं पड़ती। 54 साल बाद क्या सिद्ध करता है ये उदाहरण? आजादी से हम आजाद हुए, ये सिद्ध करता है? नहीं, आजादी से हम आजाद नहीं हुए। आजादी तो हमारे लिए एक अफवाह है, यही सिद्ध करता है। इस उदाहरण से बात सिद्ध हो जाती है, पर्याप्त रूप से सिद्ध होती है, परंतु फिर भी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। साथियों, पार्लियामेंट में ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी गई कि देश में 20 करोड़ 44 लाख लोग कुपोषण के शिकार है। इसके बारे में एक विषय की चर्चा में ये जानकारी आपको पहले बताई जा चुकी है। 20 करोड़ 44 लाख लोग कुपोषण के शिकार हैं। ये जानकारी सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में बताई गई। जब देश आजाद हुआ था, 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। 54 साल आजादी को हुए, 18 करोड़ के 17 नहीं हुए, 18 करोड़ के 60 करोड़ हो गए। गरीबी रेखा खत्म नहीं हुई, गरीबी रेखा खत्म नहीं हुई, और उसमें 20 करोड़ 44 लाख लोग कुपोषण के शिकार हुए। कुपोषण शब्द का बहुत सारे लोगों को, हमारे लोगों को अर्थ समझ में नहीं आता। अनपढ़ों को समझने की जरूरत नहीं है, और हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ये मानकर चलते हैं कि ये किसी बीमारी का नाम रहा होगा। ये बीमारी का भी नाम नहीं है, ये भूखमरी शब्द का पर्याय शब्द है, कुपोषण। सरकार कुपोषण शब्द का प्रयोग करती है, भूखमरी शब्द का प्रयोग नहीं करती। शब्दों का प्रयोग भी कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राजनीति का नियम कार्यरत होता है, नीति और रणनीति का नियम कार्यरत होता है। तो इस तरह से साथियों कि देश में बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा तो खत्म नहीं हुई। 20 करोड़ 44 लाख लोग कुपोषण के शिकार हुए, अर्थात भूखमरी के शिकार हुए, और भीखमुरी के कगार पर उनको पहुंचा दिया गया। अंग्रेज भी हमारा इतना सत्यानाश नहीं कर सके। अंग्रेज भी हमारा इतना सत्यानाश नहीं कर पाए थे जितना सत्यानाश 54 साल की आजादी में हमारा हुआ। क्या सिद्ध होता है? आंकड़े स्वयं अपनी कहानी कहते हैं। आंकड़ों पर बहुत ज्यादा बृहद टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आंकड़े स्वयं अपनी कहानी कहते हैं। इससे केवल यही सिद्ध होता है कि आजादी से वो आजाद हुए, हम नहीं। आजादी से वो आजाद हुए, हम नहीं। आजादी तो हमारे लिए एक अफवाह है, यही सिद्ध होता है। यही वजह थी, यही कारण था।
आजादी के आंदोलन चलते वक्त गांधी जी कहा करते थे, अंग्रेजों की सत्ता है, पावर उनके हाथ में है, पैसा उनके हाथ में है, देश आजाद होने दो, सरकार हमारी बनने दो, सत्ता हमारी आने दो। तो गांधी जी कहा करते थे क्या होगा? आखिरी आदमी का कल्याण होगा। पता नहीं साला वो आखिरी आदमी कहाँ गायब हो गया है, पता ही नहीं चल रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ये सारी बात जानते थे, वो समझते थे कि आजादी का आंदोलन नहीं है, वो ये जानते थे। आप लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को या महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय मराठी में जो अखबार चलाए थे, वैश्विक भारत के अखबार के एक एडिटोरियल टाइटल में, मैं सारा एडिटोरियल आपको बताना नहीं चाहता, उसका एविडेंस के तौर पर, गवाह के तौर पर आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है, उस एडिटोरियल का टाइटल है, केवल टाइटल बताता हूं, मराठी में जो लिखा हुआ है उसका हिंदी अनुवाद बताता हूं आपको। मराठी में उन्होंने कहा था, पारतंत्र्यामध्ये ज्यांच्या आम्हाला बाता सहन होत नाही, स्वातंत्र्यामध्ये त्यांच्या आम्हाला लाथा खाव्या लागणार। हिंदी में इसका अनुवाद है, गुलामी में जिनकी हम बातें सहन नहीं करते, आजादी में उनकी लाठें खानी होगी। ये टाइटल, सारे एडिटोरियल में बहुत लंबी बातें लिखी है, मैं उन लंबी बातों में नहीं जाना चाहता। एक टाइटल, ये टाइटल अपने आप में यह सिद्ध करता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का आजादी के आंदोलन में यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। अगर वो विश्वास होता तो वो ऐसा नहीं लिखते। अगर उन्होंने ऐसा लिखा तो सिद्ध होता है उनका यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। और इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? कहा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको पूछा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल भी मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि गांधी जी, आप नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते हो, नैतिकता का बड़ा ढोल और ढोंग पीटते हो, इसलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, अन्यथा ये सवाल भी मैं पूछने वाला नहीं था। आप जो नैतिकता का ढोल पीटते हो, इस वजह से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। क्या सवाल पूछा उन्होंने? उन्होंने सवाल पूछा, गांधी जी, आप और आपके लोगों ने, आपके धर्मशास्त्रों ने, आपने हमें गुलाम बनाया, आपके धर्मशास्त्रों ने हमें गुलाम बनाया, आप लोगों ने हमें गुलाम बनाया, आप लोगों ने, आपके धर्मशास्त्रों ने हमें गुलाम बनाया, और आप अपने आजादी की बात कर रहे हो। आप लोगों ने गुलाम हमको बनाया और आप अपने आजादी की बात कर रहे हो। अरे पहले हमको आजाद करते, फिर अपने आजादी की बात करते। पहले हमको आजाद करते, फिर अपने आजादी की बात करते। अगर ऐसा करते तो नैतिक होता, क्योंकि आप बड़ी नैतिकता की बात करते हैं, बड़ा नैतिक होता। ये जो सवाल बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी बड़े चतुर थे। और वो चतुर क्यों थे? क्योंकि वो बनिया थे। बनिया बड़ा चतुर होता है। और ये जो बनिया शब्द बना है, ये कैसे बना है? बनाने वाला बनिया, जो लोगों तो बनाता है वो बनिया, बेवकूफ बनाता है उसको बनिया। ये शब्द बनने का भी कोई, शब्द का निर्माण जो होता है उसके पीछे भी कोई कारण होता है। शब्द अपने आप नहीं बनता, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है। गांधी जी बनिया थे। सौराष्ट्र में जब मैं गया तो मुझे एक जानकारी मिली, गांधी जी सौराष्ट्र के थे। सौराष्ट्र के लोग यहां है, वो जानते हैं कि गांधी जी जो है, गांधी जी की जो जाति है वो मोंड, बनिया में मोंड नाम की, यहां सौराष्ट्र के लोग हैं, मोंड नाम की एक बनिया जाति है। तो सौराष्ट्र में एक कहावत है कि कोड सारों पर मोंड नहीं सारते। मुझे सौराष्ट्र के लोगों ने बताया। आप लोगों को इसका अनुवाद बताता हूं कि शरीर पर जो कोड होती है वो ठीक है, परंतु ये जो मोंड है ये ठीक नहीं है।
गांधी जी उस मोंड बनिया जाति थे जिसके लिए सौराष्ट्र के लोग ये कहते हैं खाना मात्रा और उच्चारण जो है उसका कोई मीनिंग नहीं है भाई। अगर आप समझदार हो तो समझ लो। तो इस तरह से गांधी जी बनिया थे और उसमें एक और खतरनाक बात, वो बैरिस्टर थे, वाला डबल मामला। एक तो बनिया थे, उसमें बैरिस्टर थे। बनिया ही बहुत चतुर होता है, अनपढ़ और गवार भी बनिया जो है वो बहुत चतुर होता है, उसमें वो बैरिस्टर थे। बड़ी चतुराई पूर्ण ढंग से गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के सवाल का जवाब दिया और कहा कि अम्बेडकर, मैं जब अंग्रेजों का गुलाम हूं भाई, मैं तुमको कैसे आजाद कर सकता हूं? जब मैं अंग्रेजों का गुलाम हूं तो मैं तुमको कैसे आजाद कर सकता हूं? पहले मैं आजाद हो जाऊं, फिर न मैं तुम्हारे आजादी के बारे में सोचूंगा, थोड़ा सहानुभूति पूर्वक सोचूंगा। बड़े ही चतुराई पूर्ण ढंग से गांधी जी ने जवाब दिया, परंतु ये जवाब महापंडित बाबा साहब अम्बेडकर के सामने टिकने वाला नहीं था। उन्होंने इस जवाब पर प्रति सवाल पूछा और पूछा कि गांधी जी, आप अंग्रेजों के गुलाम हो और हम तुम्हारे गुलाम। आप अंग्रेजों के गुलाम हो, हम तुम्हारे गुलाम। इसका मतलब यह हुआ हम गुलामों के गुलाम। इसका मतलब यह हुआ हम गुलामों के गुलाम। अगर हम गुलामों के गुलाम हुए तो आप हमारे मालिक हुए। अगर आप हमारे मालिक हुए तो दुनिया के इतिहास में जो मालिक होता है वो अपने अधीनस्थ को आजाद करने का अधिकारी होता है। परंतु ऐसे नहीं हुआ, परंतु ऐसे नहीं हुआ। आजादी से वो आजाद हुए, आजादी से वो आजाद हुए, आजादी से वो आजाद हुए। उन्होंने अपनी आजादी के आंदोलन से हासिल की। 1942 को जब उन्होंने चले जाओ का नारा लगाया, गांधी जी ने 1942 को नारा लगाया, चले जाओ, वो गए, चले जाओ, क्विट इंडिया। अंग्रेजी में नारा था 1942 को, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। चर्चिल प्रधानमंत्री थे। चर्चिल ने गांधी जी को पूछा कि गांधी जी किसको चले जाने के लिए कह रहे हो? उन्होंने कहा अंग्रेजों को। तो क्यों कह रहे हो? आप विदेशी हो इसलिए चले जाओ, क्विट इंडिया, भारत छोड़ दो। तो चर्चिल ने धीरे से गांधी जी को कहा, गांधी जी आप भी तो विदेशी हो। चर्चिल बहुत बुद्धिमान आदमी था, बहुत चतुर था, गांधी जी से थोड़ा सा ज्यादा ही चतुर था। चर्चिल ने गांधी जी को कहा कि आप भी तो विदेशी हो। आपको याद है आपके जीवन में, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, चर्चिल ने गांधी जी को कहा कि आपके जीवन में रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंस है। साउथ अफ्रीका में जब आप थे, मैं थोड़ा आपको याद दिलाऊं, जब आप रेल के फर्स्ट क्लास में टिकट निकाल कर बैठे तो अंग्रेजों ने आपको सामान समेत उठाकर रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया। आपको याद है रेलवे और रेलवे स्टेशन का आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण महत्व। रेलवे स्टेशन पर जो रेल पहले आती है वो पहले चली जाती है। आपकी रेल 2-2.5 हजार साल पहले आई, हमारी तो 150 साल। तो आप छोड़ रहे, आप कह रहे हो भारत छोड़ो, कोई बात नहीं, हम छोड़ने के लिए तैयार है। आपकी जो गाड़ी है वो 2000 साल पहले आई है, तो रेलवे स्टेशन के नियम के अनुसार आपकी गाड़ी भगाओ आगे, हम आपके पीछे भगाते हैं, चलो दोनों छोड़ देते हैं। चर्चिल बहुत चतुर था, थोड़ा सा गांधी जी से चतुर था, मगर गांधी जी ने बड़ी चतुराई पूर्ण ढंग से चर्चिल को कहा, यह आजादी हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, वो उनके लिए मांग रहे हैं, हमारे लिए। गांधी जी ने जवाब दिया, ये आजादी हम अपने लिए नहीं मांग रहे, ये आजादी हम उन्हीं के लिए तो मांग रहे।
मगर गांधी जी ने जो चर्चिल को कहा, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा देश में हुआ नहीं। क्या हुआ? ये होने की बजाय क्या हुआ? मैं एक उदाहरण साउथ इंडिया के एक उदाहरण के साथ जोड़कर आपको समझाना चाहता हूं। आंदोलन चल रहा था, उस समय की बात है 1925 की। अंग्रेजों ने तमिलनाडु में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक कमेटी बनाई कि सरकार जो फैसिलिटी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को देती है, उसका फायदा बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कैसा हो रहा है, उसकी समीक्षा करने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी पर पेरियार रामास्वामी को एक मेंबर के तौर पर लिया गया। जब वो कमेटी कई किस्म के हॉस्टल्स और एजुकेशनल फैसिलिटी देखने के लिए गई तो एक हॉस्टल में उन्होंने देखा, एक ही हॉस्टल में बैकवर्ड क्लासेस के लोग और ब्राह्मण लोग रहते हैं। ब्राह्मणों का खाना ब्राह्मण रसोईया पकाता है और नॉन ब्राह्मण लोगों का खाना दूसरा रसोईया पकाता है। ये भेदभाव उन्होंने जब हॉस्टल में देखा तो पेरियार ने ऑब्जेक्शन लिया कि अगर आपको भेदभाव करना ही है तो सरकार के पैसे से तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपने घर में करो। सरकार के पैसे से भेदभाव नहीं कर सकते, ये खत्म करना होगा। जब ये बात नहीं मानी गई, पेरियार ने आंदोलन शुरू कर दिया। जब पेरियार ने उस बात के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया, जातीय भेदभाव, अनटचेबिलिटी, इसके विरोध में जब आंदोलन शुरू कर दिया तो गांधी जी का टेलीग्राम पेरियार को गया और कहा कि पेरियार, ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। कौन सा कार्यक्रम? जातीय भेदभाव के विरोध में लड़ना, ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। ये गांधी जी ने कहा, रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं मैं, ये कार्यक्रम कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। जब ये टेलीग्राम पेरियार को मिला तो पेरियार ने कहा, अगर ये कार्यक्रम कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है तो मैं आज से, अभी से मैं कांग्रेस में नहीं हूं। और 1925 को पेरियार ने कांग्रेस छोड़ दी। और जब उन्होंने छोड़ी तो पेरियार ने एक खास किस्म का शब्द प्रयोग किया था कि गांधी जी अगर इसी तरह का काम करते रहे तो देश में डेमोक्रेसी नहीं, ब्रह्मोक्रेसी आएगी। देश में डेमोक्रेसी नहीं, देश में ब्रह्मोक्रेसी आएगी। एक नया शब्द उन्होंने निर्माण किया। ये बात उन्होंने 1925 को कही। पेरियार ने 1925 को जो बात कही, जब देश के पहले चुनाव में, संसदीय चुनाव में, जब देश में चुनाव हुआ, 3% ब्राह्मणों को जवाहरलाल नेहरू ने 60% टिकटें दी और 56% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और देश के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ। देश के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ और इस तरह से देश पर ब्राह्मण राज की स्थापना हुई, ब्रह्मोक्रेसी की स्थापना हुई। 1925 को पेरियार ने जो कहा वो गांधी जी ने सत्य साबित कर दिया और उसे सत्य पर अवतरित कर दिया। कितना दूर देखते थे पेरियार, कितना दूर देखते, कितना दूर का विजन था उनके पास। और इस तरह से ये जो ब्राह्मण राज की स्थापना हुई, ये सोचने का मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है। अगर हम थोड़ा सा और विस्तार से देखें, अगर हिस्टोरिकल विश्लेषण करें, इतिहास का आधार ले, अगर इतिहास के उदाहरणों का आधार लेकर यह सिद्ध करने का प्रयास करें कि किस तरह से आर्य ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आजादी के आंदोलन को इस्तेमाल किया, अपने आजादी के लिए इस्तेमाल किया। 1930 तक, 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई और 1930 तक कांग्रेस के पास ये रिजोल्यूशन भी पास नहीं किया कि देश को आजादी मिलनी चाहिए। कितने लोगों को जानकारी